हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पंचायती राज है उसके अंदर आपको त्रिस्तरीय जो ढांचा है वो दिया जाता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर, पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर पर और जिला जो परिषदें होती हैं वे जिला स्तर पर कार्य करती हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है कि यह हमें त्रिस्तरीय ढांचा देती है। यह त्रिस्तरीय ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी शासन और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो निर्वाचित होता है। जो प्रतिनिधि हैं उन्हें निर्वाचित किया जाता है चुनाव के तहत। तो पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत के सभी स्तरों के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। चुनाव आमतौर पर हर 5 साल में होते हैं। यह प्रणाली स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करती है, जिससे स्थानीय लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण प्रणाली की। तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण प्रावधान किया गया है। इस प्रणाली के तहत जो महिलाएं हैं उन्हें न्यूनतम 33% सीटें जो हैं वे आरक्षित होती हैं, जबकि एससी और एसटी के लिए उचित प्रतिनिधित्व अलग से भी है। मतलब कि जो महिलाएं हैं एससी एसटी रिजर्वेशन भी है उनको और महिलाओं वाला रिजर्वेशन भी है। उसके बाद स्थानीय विकास का अधिकार होता है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये स्थानीय जो विकास है उसको देखती हैं। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है। बुनियादी ढांचा क्या होता है? यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का भी इनका काम होता है। पंचायतों को इन क्षेत्रों में योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की स्वतंत्रता होती है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद वित्तीय स्वायत्ता। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इन्हें वित्तीय स्वायत्ता भी है, ठीक है, यानी कि ये अपने जो पैसे का मैनेजमेंट है वो खुद ही करती हैं। उन्हें विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होता है, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान, कर, स्थानीय स्तर पर एकत्रित शुल्क शामिल हैं। वित्तीय सहायता पंचायतों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने और उनका प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाती है। यानी कि जब उनके पास पैसा होगा तभी तो वो अपने आसपास विकास कर पाएंगे, अपने आसपास के संसाधनों को जुटा पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने जो हमारे भारत में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। स्टूडेंट्स, जो मौलिक अधिकार है वह संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आप सीधा न्यायालय जा सकते हो। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कहाँ जा सकता है? सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है और अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। यह न्यायिक संरक्षण व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये न्याय संगत है और हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा लागू किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले हमारा समानता का जो अधिकार है वह आता है, जो सभी नागरिकों को कानून के सामने क्या करता है? समानता प्रदान करता है। जो व्यक्ति हैं चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या उनका जन्म स्थान कुछ भी हो, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान अवसर और न्याय की गारंटी देता है, जिससे एक समतामूलक समाज का निर्माण होता है। जो समाज है वह कैसा बनता है? समतामूलक। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। तो जो मौलिक अधिकार है वह नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और देश के भीतर कहीं आने जाने की और किसी भी व्यवसाय या पेशे को चुनने की स्वतंत्रता। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हमारे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ये स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक समाज के मूलभूत तत्व होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वह शोषण के सभी रूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें बलात् श्रम, बाल श्रम, मानव तस्करी, इन सब का निषेध होता है। ठीक है, यह अधिकार जो है वह व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता की रक्षा करता है। उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका क्या मतलब है? इसमें आता है धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का, प्रचार करने का
और प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। यह अधिकार विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उसके बाद हमारा आता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का अधिकार है। ठीक है, हम किसी भी हमारी कुछ भी भाषा हो, कुछ भी संस्कृति हो, हम उसे क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का भी अधिकार है। यह अधिकार सांस्कृतिक विविधता और बहुलता को सम्मानित करता है और उन्हें संरक्षित करता है। देन आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, हमारे बाकी के सारे अधिकार बेकार हैं अगर हमारे पास 7वां ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार है जिसके तहत हम जा सकते हैं सीधा कहाँ ना, न्यायालय जा सकते हैं अपने किसी भी अधिकार का हनन होने पे। तो यह अधिकार न्यायालयों में याचिका दाखिल करने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। अब हमें बात करनी है भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके बारे में। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के विशेष क्षेत्रों के लिए स्वायत्त प्रशासन की व्यवस्था करती है। ठीक है, कहाँ के, जितने भी हमारे पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश हैं, जिसमें आपका क्या क्या आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये सारे जो आते हैं, वहाँ पे स्वायत्त प्रशासन यानी कि वो अपना प्रशासन अपनी मर्जी से चला सकते हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, वहाँ पे जो सरकार है उन्हें थोड़ी सी स्वायत्तता प्रदान करती है। 6ठी अनुसूची के कुछ मुख्य प्रावधान हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ है इसमें स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद। 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। ये परिषदें आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को उनके क्षेत्रों में कानून बनाने, कर लगाने और विकास योजनाओं को लागू करने का अधिकार होता है। उसके बाद हम बात करेंगे विधायी अधिकारों की। तो स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इनमें क्या क्या आते हैं, भूमि, वन, जल, कृषि, पशुपालन, ग्राम प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक मामले जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ये परिषदें अपने क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कानून बना सकती हैं। देन हम बात करेंगे न्यायिक अधिकार की। तो 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। ये परिषदें अपने क्षेत्रों में आदिवासी कानून और रीति रिवाजों के अनुसार काम करती हैं। इसके लिए वे ग्राम अदालतें और जिला परिषद न्यायालय यानी कि विलेज कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी अगर कोई मुद्दा है तो उसको सुलझाने के लिए वो कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वित्तीय स्वायत्तता की। तो स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। वे कर, शुल्क, राजस्व एकत्र करने का अधिकार रखती हैं। इसके अलावा उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान और वित्तीय सहायता भी मिलती है जो उनके विकास कार्यों में महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो 6ठी अनुसूची जो है आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, विरासत की सुरक्षा पर जोर देती है। यह अनुसूची आदिवासी रीति रिवाजों, परंपराओं, भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान करती है। स्वायत्त परिषदें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों के माध्यम से इन विरासतों को संरक्षित करने का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे विवाद समाधान की। ठीक है, 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद अपने क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने और आदिवासी कानूनों को लागू करने का भी कार्य करती हैं। यानी क्षेत्र में कुछ भी विवाद हो जाता है तो वो उसे सुलझाएंगी और आदिवासी जो कानून है उन्हें लागू करेंगी। वे स्थानीय विवादों का समाधान करने, न्याय प्रदान करने के लिए अपने न्यायालय स्थापित कर सकती हैं, जिससे आदिवासी समुदायों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके, तुरंत न्याय मिल सके। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के जो और वीडियोज़ हैं जिनके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। उनके अंदर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।